हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो कल वाला पढ़ लिया था बच्चों, जो मैंने बोला था। मतलब वो क्वेश्चंस किए थे ट्राई आपने? ओके, चलो आज हम ये हीट एंड थर्मो वाला पार्ट करेंगे रिवाइज बच्चों। बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है ये। तो हीट वाले पार्ट में बच्चों क्या क्या आता है? हाँ, एक तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर वाला पार्ट, जिसमें वो अलग अलग स्केल्स में हम कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा कि टी माइनस टी फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी फ्रीजिंग पॉइंट। ये कांस्टेंट होता है किसी भी स्केल के लिए। फिर इसके बाद आता है पार्ट थर्मल एक्सपेंशन का। ये जो थर्मल एक्सपेंशन में होता है बच्चों, ये कैसे याद रखना है? ये तीन टाइप्स की होती है थर्मल एक्सपेंशन। तो पहली होती है लेंथ के लिए कि अगर दो पॉइंट्स में कुछ सेपरेशन है तो उसमें चेंज निकालने के लिए डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अगर हम कोई भी एरिया की बात करते हैं तो एरिया में चेंज इज गिवन बाय बीटा डेल्टा टी। एंड अगर हम कोई वॉल्यूम में चेंज की बात करते हैं तो दैट इज गिवन बाय डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। अगेन बच्चों, आपके माइंड में हमेशा डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अगर ये रिलेशन है तो ऑब्वियसली इससे आप अगर देखो आप ये बना सकते हो कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा एल। ठीक है, या डी एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डी टी। तो अगर आपको अल्फा कुछ वेरिएबल दिया है तो इसको इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हो। और एक आपको अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पता होना चाहिए, 6 अल्फा 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। राइट।
नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों हीट ट्रांसफर, जिसमें कंडक्शन आ जाता है। तो हीट ट्रांसफर हमें क्या बताता है कि किसी भी बॉडी के थ्रू हीट किस तरह फ्लो करती है। तो इसको बच्चों आप सीधा सीधा करंट के साथ रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी dq/dt लिखते हैं, बट दिस इज नॉट नॉर्मल करंट, दिस इज हीट करंट या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दिस इज डेल्टा टी ओवर आर थर्मल। यहाँ भी ये एक तरह से, वहां पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो अब ये जो आर थर्मल है, ये कैसे निकलता है? जैसे वहां होता है रो एल बाय, यहाँ होता है एल बाय Okay. के, वेर के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है जी। अगेन डिफरेंशिएशन हमेशा माइंड में होनी चाहिए। इसको मैं जहाँ जरूरत है उसको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, और जहाँ जरूरत है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए बाय एल इंटू डी टी बाई डी एक्स, वेर एक्स इज द लेंथ जिसके अलॉन्ग हीट फ्लो कर रही है, टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो आपके सारे स्टैंडर्ड सीरीज पैरेलल वाले केसेस बन जाते हैं, वो सीधा सीधा अप्लाई हो जाएंगे इस पर। ठीक है। और जैसे बच्चों इस केस के लिए ट्राई करो, मान लो ये अंदर, मान लो बाहर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ये अंदर आइस पड़ी है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी भी आपको गिवन है कुछ रो, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी के दी गिवन है। तो एक बार ट्राई करो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ऑल आइस मेल्ट्स।
आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, अपने पास ही रख लो। हाँ जी बच्चों, तो इस केस में क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो हमें ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, हमें उसकी थर्मल रेजिस्टेंस निकालनी होगी। देखो, ये तो आइडिया लग रहा है हमें कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, कि बाहर से हीट अंदर आएगी और वो हीट ने आइस को मेल्ट करना है। ठीक है ना? तो अब कितने टाइम में कितनी हीट आएगी, उसके लिए पहले तो हमें इसकी थर्मल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये आपने आई थिंक निकाली हुई होगी, इंटीग्रेट भी करने की जरूरत नहीं है। क्या आई थी? क्या होती है बच्चों, वो कुछ इस टाइप की होती है ना, R1 R2 ओवर यस सर। R2 माइनस R1। सर वो आती तो इंटीग्रेट करके ही है। बात तो वैसे एक दो केसेस की आपको सीधा याद ही होनी चाहिए, मतलब जैसे ये वाला हो गया और एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो गया। मतलब बेसिकली इसमें हीट रेडियली फ्लो कर रही है सारी डायरेक्शंस में, और एक केस होता है सिलेंडर वाला, वो याद ही रखो। इंटीग्रेट करने में भी 1 मिनट ही लगेगा वैसे, बट अब एक बार जब वो थर्मल रेजिस्टेंस आ गई, तो आपने क्या करना है कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब कितनी हीट चाहिए होगी, रो इंटू 4/3 बाई R1 क्यूब इंटू L अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, 50 अपॉन R थर्मल। राइट? यस सर। ऐसे ही किया। ओके,
इसी की एक दूसरी फॉर्म बन सकती है बच्चों, ये आपको याद होगा, शायद मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन, कि जैसे यहाँ 100 है, ये रॉड है जिसकी लेंथ के ए गिवन है, ये कोई स्फीयर है, इसका मास m है, लेट्स से इसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री है। तो हमें बताना है कि 10 से 40 होने में, इसकी स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है स्फीयर की, कि 10 से 40 होने में टाइम कितना लगेगा। सर यस, सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, स्फीयर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, उसके साथ एक रॉड लगी हुई है, रॉड का टेम्परेचर 100, एक एंड का टेम्परेचर 100 है, दूसरे एंड का। तो हमें स्फीयर का मास गिवन है, उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है। क्वेश्चन ये है कि स्फीयर का टेम्परेचर 10 डिग्री से 40 डिग्री कितने टाइम में होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, किसी भी टाइम टी पे स्फीयर का टेम्परेचर टी मान लो, तो हीट ट्रांसफर का रेट क्या हुआ, 100 माइनस टी ओवर
इंटू के ए बाय एल, है ना। ये क्या था, देखो डी क्यू बाई डी टी, और स्फीयर के लिए डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, एम सी डी टी बाई डी टी, राइट, जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है उससे। तो अब क्या करोगे, बस दोनों साइड्स रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर दो, डी टी ओवर 100 माइनस टी इज इक्वल टू के ए बाय एल एम सी डी टी। राइट, ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ये देखा हुआ क्वेश्चन होगा आपका। एक रॉड है, वो इनिशियली तो सारी की सारी रॉड टी नॉट टेम्परेचर पे, ठीक है, बाद में हमने एक एंड पे उसके टेम्परेचर टी नॉट फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे टी नॉट फिक्स कर दिया। वंस अगेन, पहले टी नॉट था सारी रॉड का, बाद में एक एंड का टी नॉट ही रखा लेकिन दूसरे एंड का टू टी नॉट कर दिया। तो हमने इसकी लेंथ दी हुई है, के दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका सी दिया हुआ है, इसका अल्फा भी दिया हुआ है। तो इसकी लेंथ है एल है। रॉड की एक्सपेंशन ढूंढो।
नहीं आशीष, ये तो नहीं लग रहा मुझे। तो देखो भाई, अब इसके इसमें क्या होगा बच्चों? पहली बात आपको ये समझनी है कि जो रॉड है, जब उसके एक एंड का टेम्परेचर टी नॉट है और दूसरे एंड का, सॉरी, एक का 2 टी नॉट है और दूसरे का टी नॉट, तो किसी भी एक्स पर क्या टेम्परेचर होगा? पहले तो ये बताओ। सर टी नॉट प्लस एक्स बाई एल टी नॉट, अगर मतलब हम टी नॉट से एक्स मतलब हम आगे ऐसे थे तो कहेंगे कि 2 टी नॉट माइनस टी नॉट एक्स बाय एल, राइट? तो ये समझ आ रहा है? सबको पता है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होती है वो लीनियर होती है रॉड के केस में, है ना? यस सर। तो अब अगर हम एक छोटा सा कोई भी dx एलिमेंट लें x पे, हमें उसका टेम्परेचर दिख रहा है, उसका ओरिजिनल टेम्परेचर था टी नॉट, राइट? तो
dx एलिमेंट के अंदर कितनी इलोंगेशन हुई? elongation in dx, तो क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एल हो गया एल अल्फा डेल्टा टी। तो इसका एल क्या है? dx, इसकी लेंथ तो dx है ना, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हुआ? टी नॉट से इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है, तो वो क्या बन गया? टी नॉट माइनस टी नॉट एक्स बाय एल। मैंने क्या किया, जो उसका टेम्परेचर था उससे टी नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या ये टर्म समझ आ रही है बच्चों सबको? Yes, sir. है ना? अब टोटल इलोंगेशन कैसे निकलेगी? इसको इंटीग्रेट करके। तो ये जो भी बन जाता है। सर यस, सर ये टेम्परेचर वाला रिलेशन समझा रहा है। ये रॉड के केस में मतलब वी शुड नो कि जो टेम्परेचर वेरी करता है वो हमेशा लीनियरली करता है। मतलब इस टाइप का रिलेशन बनता है। मतलब ये मैंने ओरिजिन पे कर दिया। यस सर, वो तो हाँ बस वो चीज़ है। और ये आया कैसे? सिंपल उससे, मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है तो क्या करोगे? जैसे रेजिस्टर्स में करते हैं। आप क्या करो, इसको एक तरह से दो रॉड्स में ब्रेक कर दो और कहो कि जितनी हीट लेफ्ट से आ रही है उतनी हीट आगे जाएगी, उससे रिलेशन निकल के आ जाएगा। यस ठीक है। तो ये आंसर क्या बन गया बच्चों? एक्स को 0 से एल वेरी करो के। Alpha T naught L by 2. ये टी नॉट एल बाय 2 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ख्याल हो, ये प्रीवियस ईयर में आया था कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, कुछ कंसेप्ट यही था। अभी एक आध साल पहले ही आया था। क्या चीज? हाँ। तो आप फिर अगेन देखो बच्चों, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलकुलस, दैट इज द ओनली की। नेक्स्ट बच्चों पार्ट आता है रेडिएशन वाला। रेडिएशन याद रखने का तरीका ये है कि भाई 4 लॉज हैं उसमें। सबसे पहले है स्टीफन्स लॉ, जो कहता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4। राइट? ये किसकी बात करता है? हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन की। नेक्स्ट कौन सा लॉ होता है बताओ इसमें? किरचॉफ्स लॉ। वो क्या बात करता है? ए इक्वल टू ई, कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। उससे अगला है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कैसे याद रखना है, ये जैसे वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेलोसिटीज की, ये वैसा ही है कि बस यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी है, एनर्जी की, कि हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। तो दिस इज द वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो ये बच्चों फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना। तो ये लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। एंड बच्चों अगेन उन्होंने इसकी डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब जहां फॉर्मूला है वहां उसकी डिफरेंशिएशन है, मतलब ये तो मान के चलो, और हम छोड़ देते हैं, होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, ये ग्राफ उतना ऊपर को और उतना लेफ्ट को शिफ्ट करता है। ठीक है, और इस ग्राफ का एरिया जो है वो टोटल हीट नहीं कहना चाहिए, पावर है मतलब। और इससे अगला क्या है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि डी क्यूब बाय डी टी ड्यू टू ऑल मोड्स, ठीक है, इज नहीं, एक मिनट, मतलब हम जिस तरह लिखते हैं उसमें डी क्यू बाई डी टी नहीं, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी लिख देते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, मतलब इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि एक कोई भी बॉडी है वो जिस रेट से कूल कर रही होगी वो उसके सराउंडिंग से टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो आपके क्वेश्चन में कई बार सीधा लिखा आ सकता है कि भाई कि अ बॉडी फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि वो ये वाला कंसेप्ट है। एक बच्चों ये ध्यान रखना है, डी क्यू बाई डी टी और डी टी बाई डी टी दो सेपरेट क्वांटिटीज हैं। डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वेराज डी टी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इन दोनों क्वांटिटीज को ध्यान से समझना, मतलब ये कहाँ यूज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक सॉलिड है एक हॉलो है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जो डी क्यू बाई डी टी है उसमें तो जो एरिया यूज होना है वो तो सरफेस एरिया यूज होना है, ठीक है ना। तो वो तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर हम डी टी बाई डी टी निकालें वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आप लिखोगे इसको एज लाइक दिस। तो सॉलिड वाले का मास ज्यादा होगा, तो इस केस में जो आपका डी टी बाई डी टी आएगा वो कम आएगा।
डी क्यू बाई डी टी तो सेम आएगा दोनों में, लेकिन डी टी बाई डी टी उस राइट साइड वाले केस में कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट पार्ट, केटीजी। बच्चों केटीजी से जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल मतलब फ्री का है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें तो आपको बस वो 2-3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है? उसी पे बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन। क्या होता है वो? पीवी इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर, ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर कि ये जो टर्म है, दिस इज टोटल मास। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ऑब्वियसली कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है? यहां से अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या होती है बच्चों? किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? F/2 nRT. हाँ, F/2 nRT। और फिर वो 3 टाइप्स की वेलोसिटीज, वी आर एम एस इक्वल टू √3 RT/m, वी एवरेज इज इक्वल टू तो बच्चों आपको ये फॉर्मूलाज के साथ इनका बेसिक मीनिंग भी पता होना चाहिए कि मतलब ये आई कैसे हैं वेलोसिटीज, वी एवरेज, वी आर एम एस, ठीक है? मतलब कि जो वी एवरेज है वो कैसे आ गया V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन, है ना? नॉर्मली एवरेज जो लेते हैं। जो वी आर एम एस है वो कैसे आएगा? स्क्वायर करके, ऐड करके, अपॉन एन। और वी मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब हुआ? जो जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उस पे बेस मतलब क्वेश्चन नहीं बन सकता कि मतलब वो सिर्फ इस तरह से आप बता सकते हो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है। मोड अगर वो मतलब दे दें, अगर वो अगर वो डाटा दे दे तो उसमें जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है मोड। हाँ हाँ, उसको जिसको मोड कहते हैं, यस बिल्कुल। वो ये है ना आपके 11th-12th में स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर? मेंस के सिलेबस में था शायद, है ना? हाँ, तो बेसिकली वो जो वी मोस्ट प्रोबेबल है वो मोड हो गया, ये मीन है।
आई थिंक उसमें कुछ VRMS टाइप्स भी कुछ करते हो आप, मुझे पता नहीं वो क्या था, स्टैंडर्ड कुछ वेरिएशन में आता है, पता नहीं किस में आता जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल। है। हाँ तो सर ये जो एन है ये रूट के अंदर आएगा या फिर रूट के बाहर आएगा, ये जो VRMS के अंदर है? रूट के अंदर आएगा। आप पहले मीन ले रहे हो फिर उसका रूट ले रहे हो। अच्छा सर। और फिर बच्चों जो अपना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व होता है ना, तो उसमें ये क्या डिनोट करता है, ये ये वो वेलोसिटी है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, तो ये V मोस्ट प्रोबेबल है ग्राफ से। राइट। अब बच्चों इसके बेसिस पे थर्मो में आ जाते हैं हम। थर्मो में सबसे पहले जो आपको मतलब जो सबसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो ये है कि हमें हर टाइप के प्रोसेस के लिए गैस का डेल्टा U और डेल्टा W एंड हेंस डेल्टा Q ये लिखना आना चाहिए, है ना। ये सबसे बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें आने ही आने चाहिए। ठीक है, मैं वो नहीं याद करा रहा, वो तो आई एम अज्यूमिंग आपको आते ही आते हैं। डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W। ठीक है, और जो रिलेशन होता है इनमें, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और dq is equal to du plus dw, which is also equal to du plus pdv। ठीक है बच्चों, एक आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए कि जैसे जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो pdv plus vdp is equal to nrdt। ठीक है, तो इनको यूज करके कोई भी क्वांटिटी बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल, और वो सारी क्वांटिटीज प्रोसेस डिपेंडेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरली लिख लेते हैं कि जैसे बच्चों PV रेस टू पावर m कांस्टेंट है ना, कोई जनरल प्रोसेस। आप इसके लिए बल्क मॉडुलस ढूंढो, और आप इसके लिए अल्फा ढूंढो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये ट्राई करो।
दूसरा था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाँ बच्चों, इसमें क्या करना था अब हमें, अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाए। देखो बेसिक तो बात ये है कि बस हमें वर्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस वी dp/dv, है ना। अल्फा क्या होता है, ये कहाँ से आएगा, फॉर्मूला होता है डेल्टा v/v इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा क्या बन गया, 1/v dv/dt, है ना। और ये बच्चों नॉन क्वांटिटीज भी आ सकती हैं और कुछ भी आ सकती है। पॉइंट इज करना क्या है, बस आपको तो ये इस टर्म को बनाना है किसी तरह। जैसे अगर मैं अल्फा बनाने की कोशिश करूं बच्चों,
1/v dv/dt। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, आइडियल गैस वाली तो है ही है और एक प्रोसेस की, उन दोनों से ही ले दे के बननी है हमेशा, कुछ सोचना ही नहीं। एंड अगर थोड़ा सा फास्ट बनानी है तो अब तो आप वो भी कर सकते हो, इसका पहले लॉग ले लो और फिर मतलब ये कांस्टेंट और फिर डिफरेंशिएट करो, उससे और फास्ट बन जाती है। ठीक है, हाँ एक मैंने गड़बड़ कर दी, मतलब ये करने से पहले इट वांटेड पूछा गया है उनकी टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पे v और t की फॉर्म में पूछा गया है, तो इस एक्सप्रेशन को पहले v और t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बच जाएगा बच्चों से? Yes, sir. यस सर। है ना? दूसरा बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे वो ये है कि जैसे आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करना हो, वो बहुत जरूरी होता है। कई बार क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली नहीं दिया होगा कि भाई कौन सा प्रोसेस है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर क्विक दिया हुआ है तो दैट विल बी एडियाबैटिक। ठीक है, अगर स्लो दिया हुआ है तो वो तो गैस का प्रेशर हमेशा आउटसाइड प्रेशर के इक्वल तो होगा ही। ठीक है, और अगर वो स्लो में कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो उस केस में फिर वो आइसोथर्मल भी हो जाएगा। राइट, तो फिर इसके बाद आ जाता है साइक्लिक प्रोसेसेस। ये बच्चों सबसे आसान होते हैं, मतलब इनमें सिंपल सा मेथड है कि रियल गैसेस आर नॉट इन योर सिलेबस, आपको सिर्फ आइडियल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। कमेंट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट मतलब अभी छोड़ो। तो जो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, तो इसलिए डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है, जो कि एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, तो सर यस, सर इसमें अगर हमें पूछा हो जैसे एक साइक्लिक प्रोसेस बना के कि एफिशिएंसी क्या होगी उस प्रोसेस की, तो वो कैसे आ रहा हूँ निकालेंगे? उसी पे आ रहा हूँ। और जो मोस्टली पूछा जाता है बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में क्या याद रखना है बच्चों, वैसे एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन क्यू इनपुट। जो हमारे ऊपर वाले फॉर्मूला में आ रही है वो डेल्टा क्यू नेट है, कि भाई मतलब मान लो हमने किसी प्रोसेस में 10 हीट दी, किसी प्रोसेस में 4 निकल रही है,
तो ऊपर से तो 6 आएगा, मतलब जो नेट हीट दी है हमने। लेकिन एफिशिएंसी वाले फॉर्मूला में जो यूज होती है वो होती है क्यू इन, जितनी आपने दी थी उसको। आपने तो 10 दी है, ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि वर्क तो एरिया ही हो गया, नीचे आपने जो डेल्टा क्यू लेना है वो सिर्फ पॉजिटिव वाले डेल्टा क्यू लेना है। नेगेटिव वाला नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला डेल्टा क्यू लेना है। तो कुछ नहीं है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको क्या करना पड़ सकता है कि आपको चारों प्रोसेसेस के लिए, जो भी 4 होंगे 3 होंगे जो भी होंगे डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस, आपको हर प्रोसेस के लिए आप इंडिविजुअली निकाल लो कि उसका डेल्टा क्यू क्या है और उसका डेल्टा डब्ल्यू क्या है, और उससे आप ये निकाल लो एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो जब हम कार्नोट साइकिल बनाते हैं, कार्नोट वाले केस में जो एफिशिएंसी होती है वो 1 माइनस TL बाई TH बन जाती है। TL मतलब लोअर टेम्परेचर, TH मतलब हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई बचाओ, और क्लैरिटी होगी हमें। सर एक डाउट था इसमें, जैसे अगर हम ए से सी बी के थ्रू जाएं और ए से सी डी के थ्रू जाएं, तो इसमें वर्क डन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव। हाँ, इसमें ऐसे होता है कि जो क्लॉकवाइज वाला होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं वर्क डन को। ओके सर यस, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी डाउट आता है सर, जिसमें पीवी कर्व दिया होता है एंड लाइक 2 पॉइंट्स पे पी और वी दे दिया होता है और एक पॉइंट पे टेम्परेचर दे देते हैं सर, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर वाला पूछते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर एट दिस Yes, इज sir. दिस। वो आप शायद कुछ ऐसा कह रहे हो, वो एक ही केस में पूछते हैं जब इस टाइप का होता है कि मतलब ये कोई P1 V1 है, ये कोई P2 V2 है, तो इसके बीच में बताना होता है कि कहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम है। आप यही कहना चाह रहे हो या कुछ और कहना चाह रहे हो? हाँ जी बताओ भाई। यस सर, मतलब हमारे तो यही आया अभी तक, मतलब इसमें आया ये क्वेश्चन। इसी में ही आ सकता है। तो एनीवेज, चाहे इसमें आए चाहे किसी और में आए, अंडरलाइन कंसेप्ट वही है कि जब किसी क्वांटिटी को मैक्सिमम मिनिमम करना होता है तो क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा। तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में, उसको टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। ठीक है, Yes, वो sir. केस ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड है, मैंने आपको बता दिया। बिस्मिन यही पूछ रहे थे आप या कुछ और कह रहे थे? वो चली गई सर। फिर अच्छा, इसके अंदर मतलब ऐसा होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर तक ये
एंडोथर्मिक होता है, उसके बाद में एक्सोथर्मिक हो जाता है, या फिर वो किसी और जगह होता है? हम्म, इसी में ही होता है। अच्छा सर, तो मतलब जैसे अगर इसकी एफिशिएंसी निकाल ली, मतलब ऐसे जब प्रोसेस के बीच में वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चेंज हो रहा हो, हम्म तो वो वो क्यों इसी निकालना टाइप में ही वो इसी टाइप में ही हो सकता है। मतलब जब लाइन इस तरह से बनेंगी ना, नहीं तो आप देखो हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं ना पीवी के, उसमें हमेशा लाइन इस तरह से देते हैं स्लांट, ऐसे या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं होता जनरली। मतलब इसमें बस आपने यही बात याद रखनी है कि अगर जैसे पहले मैंने बनाई थी, अगर ऐसे हो है, इसी में ही ये चांस पॉसिबल होता है कि वो एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक वाला जो आप कह रहे हो, और वो पॉइंट वही आता है जहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होता ओके सर। सर है। यस। आई एम रियली सॉरी सर, वो यहाँ पे लाइट चली गई तो ये सब मिस हो गया। अच्छा, हाँ मैं बता रहा जो था कि ये हाँ, क्वेश्चन। मैं बता रहा था कि इसमें क्या करना होता है कि आपको वो लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है, पी और वी की। जी सर। जैसे स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो पी और वी की फॉर्म में। तो उसको आप जी कन्वर्ट कर दोगे टेम्परेचर में। तो जैसे पी को ओके आपने इन सर। टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख दिया, और फिर टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दोगे, उससे निकल आएगा। ओके ठीक है। ओके सर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन ट्राई करो जो आपको दिख रहा है। सर यस। वो जो क्वेश्चन टेस्ट में आया था उसमें एक और वो पैसेज था, तो आगे एक और क्वेश्चन था सर कि द वॉल्यूम एट विच प्रोसेस बिकम्स एक्सोथर्मिक फ्रॉम एंडोथर्मिक। वो वही वाला ही पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टेम्परेचर आपने निकाला है ना, उसी का ही वॉल्यूम है। अच्छा ओके सर। ये बच्चों केस ना रिवाइज कर लेना प्लीज, ये इंटरेस्टिंग केस है, और ये बाई चांस आईआईटी में आया नहीं कभी आज तक उस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो कर लेना प्लीज। थर्मो के क्वेश्चन में बच्चों एक ये ध्यान रखना है जरूर, है ना, कि जो जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई मिस नहीं होनी चाहिए।
हाँ बच्चों, कैसे किया है क्वेश्चन? बताओ, गैस का इनिशियल प्रेशर क्या है? P नॉट ही है ना? तो Yes, sir. जब तक गैस ए तक पहुंचेगी तब तक तो उसका सेम प्रेशर ही रहेगा। Yes, sir. क्यों? Yes. फिर क्योंकि पिस्टन मासलेस है। पिस्टन मासलेस है, तो जितना प्रेशर मतलब तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 ही आनी चाहिए। तो जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा उतना ही नीचे से ही लगना पड़ेगा। तो मतलब जो इनिशियली प्रोसेस हो रहा है वो सारे का सारा आइसोबारिक हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, करेक्ट? तो आपको उसका इनिशियल वॉल्यूम पता है, आपको उसका फाइनल वॉल्यूम उसका निकाल सकते हो कितना हुआ, या सीधा ही डेल्टा वी निकाल सकते हो आप। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? A इंटू डी हो जाएगा ना, जो वॉल्यूम में चेंज आया। Yes, sir. तो आइसोबारिक में डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगा के सीधा 21st हो जाएगा। क्या आता आंसर आता है 21st का? डी आ जाता है बच्चों। Yes, sir. Yes. उसके बाद है कि पीवी प्रोसेस में कैसा दिखेगा। तो एक बात तो ये पक्का ही थी कि जब तक ए पे जा रहा है वो तब तक तो उसका प्रेशर सेम ही रहेगा, Yes, और sir. वो तो खैर चारों ऑप्शंस में ही आ रहा है। बच्चों ग्राफ्स वाली ऑप्शंस में हमेशा ध्यान रखो, एलिमिनेशन से ही हो जाता है क्वेश्चन, हमेशा पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जब बच्चों गैस ए से बी जा रही होगी तब क्या हो रहा होगा बताओ? फिर उस पे प्रेशर ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंग दब रहा होगा, तो Yes, उसके sir. ऊपर ज्यादा फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, तो प्रेशर Yes, sir. बढ़ना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. तो ए से बी में प्रेशर बढ़ेगा। कौन सी ऑप्शंस बची? बी और डी। B और D. बी और डी। अब बी और डी में से कैसे निकालोगे? सर जो स्प्रिंग फोर्स होएगा ना वो डिस्टेंस पे लीनियरली डिपेंड करता है। Yes, sir. हाँ, और तो वैसे दिया बेसिकली क्या है कि जो वॉल्यूम है वो भी डिस्टेंस से ही बढ़ रहा है, एरिया से तो बढ़ नहीं रहा है ना। वॉल्यूम में चेंज कैसे आ रहा है? Distance. डी से आ रहा है, और उतना ही स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, Yes, sir. तो लीनियर रिलेशन ही आएगा। Yes, sir. तो 22 का बी आ गया। और 23, मूविंग द पिस्टन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू ए, एंड मतलब इनिशियल से ए और ए से बी में वर्क डन निकालने हैं, उनकी रेशो। तो इनिशियल से ए तो सिंपल आइसोबारिक वाला वर्क डन नहीं निकल आएगा, Yes, है sir. ना? 400. हाँ, और अब ए से बी वाला कैसे निकालोगे वर्क डन? वही नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस वो सीधा, या फिर वैसे भी कर सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 या तो माइनस पीवी ग्राफ है उससे निकाल सकते हो, और क्या तरीका हो सकता है? गामा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। P/V कांस्टेंट टाइप है नहीं। P/V कांस्टेंट कैसे? तो इज इट P/V कांस्टेंट आ जाता है क्या? एग्जैक्टली कांस्टेंट तो नहीं आएगा ऐसे रेशियो। नहीं, सर P ये कांस्टेंट तो तब होगा ना अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। हाँ सर मतलब वैसा टाइप का रहता है। ना उससे गलती कर दोगे। मतलब ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट ओरिजिन से फर्क पड़ जाता है। फिर वही सेफ रहेगा ना कि इससे निकालते P। या तो एरिया से निकाल लो ग्राफ के, ठीक है, या दूसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्टली निकाल सकते हो आप। बच्चों सिचुएशन देखो, गैस ने किया क्या है? गैस ने एक तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, Yes, sir. तो एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा स्प्रिंग का, जो या Yes, हाफ sir. के डी स्क्वायर या जो भी है। Yes, sir. एक उसने क्या किया है, मैं ए से बी वाले प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, हाँ और जी, sir. एक उसने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को धक्का मारा Yes, sir. है ना। तो उसके कारण कितना हो गया, जो फोर्स लग रही थी, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस डी, तो ये दोनों वर्क डन आएंगे। तो जब क्वेश्चन में स्प्रिंग वगैरह लगाओ ना, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि इनडायरेक्टली निकाल लो वर्क डन। सर यस सर एक ऐसा क्वेश्चन सर उसमें सर 2015 में भी आया था हाँ, कुछ तो आया था स्प्रिंग जैसा। सर। उसमें मतलब वो
हीट निकालनी थी, कैसे करना है? मुझे यार अब याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था। एनर्जी स्टोरेज निकालनी थी। यस। थर्मल इंसुलेटर का मतलब क्या है सर यहाँ पे? कि जो हीटर से हीट मिल रही है वो बाहर लूज नहीं हो सकती, वो सारी गैस के पास ही जाएगी। ठीक। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा ना, हाउ मच हीट इज सप्लाइड बाय एलिमेंट, तो हमने यही कहा कि वो वही है जितना मतलब जो गैस के पास गई। चलो बच्चों एक क्वेश्चन हम एफिशिएंसी का करते हैं। जैसे ये करो बच्चों 16th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन जाता है, इन द सेंस है कुछ भी नहीं कि इससे ये पता चलता है कि कहीं आपने सिर्फ एफिशिएंसी का कारनॉट वाला ही फॉर्मूला तो नहीं रटा हुआ, आपको बेसिक मेथड पता है कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि नहीं।
मेरी क्लास है। हुआ बच्चों? फिर इसका आंसर मतलब 10 की पावर में कुछ है मतलब एक्सप्रेशन? मुझे पता नहीं।
ये बन गया बच्चों, देखो 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर गामा माइनस 1। गामा हमें पता है, मतलब नाइट्रोजन इसीलिए दिया हुआ था। देखो क्या आ रहा है, बोलो बताओ। यस सर। किस किस का एग्जैक्ट आंसर आया था? सर टेम्परेचर के साथ किया था। हाँ जैसे मर्जी करो, आंसर यस सर। यही बन रहा है। यस सर। यस सर, इसी फॉर्म में है। ठीक है, कर जैसे मर्जी लो, टेम्परेचर से करो चाहे ऐसे करो, स्टेप्स तो नियरली यही सेम बनेंगे। ठीक है, तो मैं सारा कुछ यूज कर लिया, एफिशिएंसी का कंसेप्ट भी लगा दिया इसमें, और जो एडियाबैटिक की कंडीशन है वो भी लगा दी, तो उन दोनों को यूज करके आ गए। राइट बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन? यस ना, यस तो बच्चों सर। आज प्लीज थर्मो के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेना, बहुत इजी आते हैं। इनफैक्ट आप मतलब अच्छा, वो प्रीवियस ईयर्स में आपके 1-2 तो होने वाले हैं ना बच्चों, उसके तो मत देखना। वो कुछ बताए हुए हैं सर ने कौन से वाले हैं? 18-19 वाले। सर 18-19 वाले बस हाँ नहीं थे। तो बस ठीक है, वो मत ट्राई करना, उससे पहले वालों का एक बार ये हीट थर्मो भी 4-5 साल के ना ट्राई कर लेना। सर हम्म सर इसमें हमारा f/2 कहाँ कट गया? जब मैं ऊपर लिखूंगा टोटल Q, नीचे लिखूंगा Q पॉजिटिव, तो F/2 तो कट जाएगा ना उसका। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। ठीक सर। थैंक यू सर।